टीपू सुल्तान से अंग्रेज क्यों डरते थे? कैसे एक पंजाबी फैमिली को मैसूर की बागडोर मिल गई? क्या टीपू सुल्तान दुनिया के पहले मिसाइल मैन थे? मराठा और निजाम टीपू का साथ न देकर बल्कि अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? क्या टीपू धर्म परिवर्तन करवाता था या फिर ब्राह्मणों पर अत्याचार करवाता था? क्या उसने दलितों के किसी बॉडी पार्ट पर लगने वाला टैक्स हटाया था? आइए समझते हैं टीपू सुल्तान की क्या सच्चाई है और क्या अफवाह। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और YouTube पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर Facebook पे है तो फॉलो कर लीजिए। अंग्रेजों को चुनौती देने वाला, 7 साल की उम्र में घोड़सवारी करने वाला, 9 साल की उम्र में तलवारबाजी करने वाला टीपू सुल्तान कोई राजा नहीं था बल्कि एक योद्धा था। टीपू के फादर हैदर अली खुद एक योद्धा थे जो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। वो भी परिवार पंजाब से मैसूर गया था, वहाँ के वायडयार राजा के नौकरी करता था। वायडयार की सेना में हैदर अली की एंट्री एज ए सोल्जर हुई थी, लेकिन उनकी बहादुरी को देखते हुए वायडयार ने इन्हें कमांडर बना दिया। हैदर अली ने अपनी ताकत और बुद्धि से इस कदर मैसूर को सजाया और बढ़ाया कि वहाँ की जनता और आर्मी ने उसे रूलर घोषित कर दिया। 1761 में पूरे मैसूर की ताकत हैदर अली के हाथ में आ गई। वायडयार मात्र एक कागजी राजा के तौर पर गद्दी पर विराजमान थे। वायडयार फैमिली जो पिछले 400 सालों से मैसूर पर राज करती थी, हैदर अली और टीपू सुल्तान के टाइम वो महज एक कागजी राजा थे, लेकिन अंग्रेज आते ही उन्हें सत्ता वापस दे दिया, जिसकी बात हम आगे करेंगे। हैदर अली मैसूर को बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे और साउथ में उनका दबदबा भी बढ़ रहा था, जिसकी टेंशन निजाम को थी, मराठा को थी और उससे ज्यादा अंग्रेजों की थी, क्योंकि अंग्रेज बंगाल और दिल्ली तक सीमित थे और साउथ में मात्र मद्रास तक थे, लेकिन वो भी साउथ को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। लेकिन मैसूर में हैदर अली ने अंग्रेजों की दाल गलने नहीं दी, क्योंकि हैदर अली जानते थे कि अंग्रेज धोखेबाज होते हैं। उन्होंने 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच तमिलनाडु में हुए वांडी वार में देखा था किस तरह अंग्रेज नवाबों को धोखा देते हैं। पहले छोटे छोटे राज्यों को लड़ाते हैं, उन्हें कर्जदार बनाते हैं और उनकी जमीनें हड़प लेते हैं। यही देखते हुए हैदर अली हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ थे। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि सीधे मैसूर से जंग लड़े, इसलिए अंग्रेजों ने नया हथकंडा अपनाया। मैसूर के पड़ोसी राज्य मराठा और निजाम को मैसूर का डर दिखाया और उन्हें लालच दिया कि किसी को जमीन देंगे, किसी को राजपाट देंगे। दोनों को अपने फेवर में लेकर एक ट्रिपल अलायंस बनाया। अंग्रेजों ने 1767 में निजाम और मराठा को अपने साथ लेकर मैसूर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसमें हैदर अली खुद तो मैदान में उतरे ही अपने 17-18 साल के टीपू को भी मैदान में उतार दिया। इससे पहले टीपू महज 15 साल की उम्र में मालबार शासक के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर चुके थे। टीपू अंग्रेजों के खिलाफ जब मैदान में उतरे तो उनकी उम्र 17 से 18 साल थी, जिसमें उन्हें जिम्मेदारी दी गई घोड़सवारी में कमांडर के तौर पर पूरी सेना को लीड किया और गुरिल्ला नीति अपनाई। जगह जगह अंग्रेजों को हराया और आगे बढ़ते चले गए। हैदर अली ने टीपू की सलाह पर कूटनीति अपनाई। मराठा और निजाम को बातचीत करके अंग्रेजों से अलग कर दिया। अंग्रेज अकेले पड़ गए। इस एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली अचानक अपनी पूरी सेना लेकर मद्रास पहुंच गए और पूरे मद्रास को घेर लिया। आखिरकार 1969 में अंग्रेजों को समझौता करना पड़ा, जिसे ट्रीटी ऑफ मद्रास कहते हैं। इस जीत से मैसूर देश का पहला राज्य बन जाता है जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत भी करता है और जीत भी हासिल करता है। अंग्रेजों के जनरल हदरसन लिखते हैं कि टीपू इज द मोर डेंजरस देन हैदर अली, क्योंकि टीपू को वो हैदर अली का अगला उत्तराधिकारी मान लेते हैं। टीपू ने पहला युद्ध जीतने के बाद ये देखा कि अंग्रेजों के पास शक्ति बहुत है और बड़ा युद्ध लड़ने के लिए उनके पास इंडस्ट्रियल पावर बहुत है। उन्होंने अंग्रेजों की मिलिट्री स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व किया, पॉलिटिकल अलायंस को अंडरस्टैंड किया और तो और यूरोपीय टेक्नोलॉजी को भी समझा, उनकी वीकनेस को समझा और अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए जैसे आज DRDO वैसे उस टाइम भारत में पहली बार किसी राजा ने वर्कशॉप बनवाए, जहां बंदूक, बारूद, तलवार जैसे औजार मैसूर में ही बनने लगे। उसी में एक और टेक्नोलॉजी लाई, वो भी रॉकेट टेक्नोलॉजी, जो ना अंग्रेजों के पास थी, न चीन के पास थी, न रूस के पास थी। दुनिया की पहली आयरन केस रॉकेट, यानी कि लोहे की खोल वाली रॉकेट। उससे पहले जो भी रॉकेट बनती थी वो या तो कागज भी बनती थी या तो बैम्बू पे बनती थी, और दुनिया की सबसे पहली रॉकेट चीन में बनी। वहीं हैदर अली और टीपू सुल्तान लोहे का सिलेंडर यूज करके उसकी रॉकेट बनाते थे, जिसका प्रेशर भी ज्यादा रहता था
और उसकी रेंज लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक थी। उस मिसाइल के आगे 4 से 5 फीट की तलवार लगी रहती थी। जब वो फटती थी तो बहुत लोगों को डैमेज करती थी। सबसे बड़ी चीज उसमें मास लॉन्चिंग थी, जैसे 100 से 200 मिसाइल एक साथ दागने की कैपेसिटी टीपू सुल्तान की सेना के पास थी। उस रॉकेट का अंग्रेजों के अंदर इतना खौफ था कि टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद अंग्रेज इंजीनियर उस रॉकेट को अपने साथ इंग्लैंड ले गए, वहां पे स्टडी किया और उसी के आधार पर एक कॉन्ग्रेव रॉकेट बनाए, जिसका इस्तेमाल उसके बाद पूरी दुनिया में किया गया। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मैसूर को इकोनॉमिकली बहुत मजबूत किया और डिफेंस में भी बहुत मजबूत किया। अपना खुफिया विभाग बहुत शानदार बनाया। अंग्रेजों ने साउथ इंडिया की लालच में मैसूर को धोखा दे दिया। 1769 की हुई ट्रीटी को तोड़ दिया और अपने पाले में मराठा और निजाम को लेकर एक बार फिर मैसूर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1780 के इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने रॉकेट का जखीरा खोल दिया। कर्नल विलियम बेली, जो अपनी लगभग 4000 सेना लेकर पोलियर तक पहुंचा था, उस पे हैदर अली और टीपू सुल्तान की सेना ने इस कदर रॉकेट दागा कि लगभग 3000 उसके सिपाही मर गए। वो खुद गिरफ्त में आ गया और कुछ दिन बाद वो खुद मर गया। पोलीलूर की जीत और आयरन क्रॉस रॉकेट ने ईस्ट इंडिया कंपनी और लंदन की संसद को भी हिला दिया था, क्योंकि 18वीं सदी में ये अंग्रेजों की सबसे शर्मनाक हार थी। इस जीत के बाद अंग्रेजों से अभी जंग जारी थी कि हैदर अली बीमार पड़ गए और पूरी सेना की कमान टीपू को देनी पड़ी और आखिरकार हैदर अली उसी में डेथ कर गए और पूरे मैसूर की सत्ता टीपू सुल्तान के हाथों में आ गई। इस जंग में अंग्रेज अकेले लड़ रहे थे, न उनके पास मराठा की सेना थी न निजाम की सेना थी। अंग्रेज को डायरेक्ट लड़ना था टीपू सुल्तान की सेना से। और एक बार फिर टीपू सुल्तान की सेना ने अपनी रॉकेट और तोप से अंग्रेजों को तितर बितर कर दिया। अंग्रेज के जनरल मारे गए, कैप्टन मारे गए, तमाम अंग्रेज मारे गए और आखिरकार टीपू सुल्तान की 1784 में जीत हुई। सुल्तान गद्दी संभालते ही अपने राज्य को मजबूत करने के लिए विदेश नीति पर भी फोकस किया। उस समय जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, चाहे वो रूस हो या फिर फ्रांस हो, ओटोमन एम्पायर हो या फिर अफगानिस्तान हो, जो राजा उसके खिलाफ थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे, उन्हें वो एकवट करना चाहता था। ये एक तरह से पूरी दुनिया में इसने पहल की थी। टीपू सुल्तान उन लोगों से सिर्फ पॉलिटिकली नजदीकियां नहीं बढ़ाई बल्कि इकोनॉमिकली भी बढ़ाई। उन लोगों के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ाया। अपने यहाँ 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां लगाई। कागज, चीनी, कपड़ा, जहाज, बंदूक, बारूद, ये सब मैसूर में ही बनने लगा। उस टाइम ना अंग्रेजों के पास इतनी फैक्ट्रियां थी, ना देश के किसी राजा के पास थी। और अंग्रेजों के लिए टीपू सुल्तान कहते थे कि अंग्रेज भारत के लिए खतरा है, इन्हें भारत से ही भगाना है। टीपू सुल्तान को लेकर अंग्रेज भी बहुत सतर्क थे। वो देख रहे थे कि पूरे साउथ पे टीपू सुल्तान का कब्जा हो जाएगा। टीपू के बढ़ते साम्राज्य से अंग्रेज डरने लगे और एक बार फिर अंग्रेजों ने टीपू के खिलाफ चाल चली और इस बार मराठा और निजाम को तो साथ रखे ही, और तो और चौथा श्रावणकोर को लिए। श्रावणकोर का राज केरला से लेकर कन्याकुमारी वाले क्षेत्र पर था। श्रावणकोर ने ही दलितों पर टैक्स लगाया था, उनके बॉडी पार्ट पर टैक्स लगाया था। श्रावणकोर दलितों के कपड़े से लेकर घर तक अलग अलग टैक्स लगाया था। टीपू सुल्तान न टैक्स लगाए थे और न टैक्स हटाए। उनका डायरेक्ट सामना था श्रावणकोर से, क्योंकि कोची के 2 किलो को लेकर दोनों के बीच में विवाद था जो 1 साल पहले का था, जिसकी वजह से श्रावणकोर अंग्रेजों के पाले में चले गए। अंग्रेज तीनों को साथ लेकर टीपू सुल्तान से 1790 में एंग्लो मैसूर थर्ड वार स्टार्ट कर दिया, जिसमें टीपू सुल्तान को चारों तरफ से घेर लिया गया। जब टीपू सुल्तान चारों तरफ से घिर गए, न किसी ने देश से मदद की न विदेश से कोई मदद आई, तो 1792 में उन्हें आखिरकार ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टन करना पड़ा। उन्हें आधा मैसूर अंग्रेज और निजाम को देना पड़ा। अंग्रेजों को 12 लाख पाउंड देना पड़ा और तो और अंग्रेज उनके 2 लड़कों को बंदी बनाकर लेके चले गए। फिर भी टीपू सुल्तान न खत्म हुए न हिम्मत हारी, एक बार फिर उठे। 1799 में एंग्लो मैसूर फोर्थ वार स्टार्ट हो गया। एंग्लो मैसूर फोर्थ वार में अंग्रेजों के साथ मराठा भी थे और निजाम भी थे, लेकिन मराठा ने अपनी सेना नहीं भेजी, बल्कि टीपू सुल्तान के खुद अपने ही लोगों ने गद्दारी कर दी। वो कूटनीति से भी की और सिस्टम में सेधमारी करके भी की। टीपू सुल्तान को चारों तरफ से घेर लिया गया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन टीपू सुल्तान ने जवाब दिया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल से बेहतर है। टीपू सुल्तान के किले की वो कमजोर दीवार जो गद्दारों ने बताया था, अंग्रेजों ने वहां पे तोप से हमला कर दिया और दीवार तोड़कर सब अंदर घुस गए।
टीपू सुल्तान को जब पता चला तो वो खुद मोर्चा संभालने चले गए। कई अंग्रेजों को ढेर भी कर दिया, जब तक एक अंग्रेज ने उनके घोड़े के ऊपर गोली चला दी। घोड़ा गिर गया, टीपू सुल्तान जमीन पे आ गए। फिर भी टीपू सुल्तान लड़ते रहे, जब तक एक अंग्रेज ने उनके बाएं हिस्से पर गोली चला दी। टीपू सुल्तान जमीन पर गिर गए। फिर भी टीपू सुल्तान अपनी तलवार नहीं छोड़े, जब तक एक अंग्रेज सूबेदार ने उन्हें पहचान लिया कि ये टीपू सुल्तान है। जब तक एक और अंग्रेज ने गोली चलाई और टीपू सुल्तान वहीं पे शहीद हो गए। ये तो कहानी थी अंग्रेज वर्सेस मैसूर की, जहाँ पे टीपू सुल्तान और हैदर अली मरते दम तक अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके। बाकी बहुत सारी रियासत अंग्रेजों के चंगुल में फंस गई। मैसूर में खुद टीपू सुल्तान को हारने और वायडियार फैमिली को दोबारा सत्ता मिलने का सबसे बड़ा कारण है टीपू सुल्तान के विरोधियों का अंग्रेजों से साठगांठ। जब हैदर अली के हाथ में पूरे मैसूर की बागडोर आ गई तो भी वायडियार ही राजा थे। भले वहाँ की जनता और सेना हैदर अली को अपना शासक मानती थी। इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, वायडियार का पूरा मैसूर दीवान के भरोसे चलता था। दीवान बहुत करप्ट थे, पूरे मैसूर को बर्बाद करके रखे थे। लोगों का भरोसा उठ गया था, मैसूर को कमजोर कर दिए थे, सेना को कमजोर कर दिए थे। अगल बगल के राज्यों के जो भी मराठा थे या फिर निजाम थे, ये हमला करते रहते थे। लेकिन हैदर अली मैसूर के लिए योद्धा की तरह रहते थे, चाहे सामने निजाम हो, मराठा हो या फिर कोई हो। यही देखते हुए वायडियार कृष्ण राजा टू ने उन्हें कमांडर इन चीफ बनाया था। इसी बीच वायडियार परिवार में प्रॉब्लम आने लगी। 1766 में कृष्ण राजा टू मर गए। उसके बाद नंजराज को बनाया गया, वो भी बहुत कम उम्र में मर गए। उनके बाद बेटड्डा चिरामन को बनाया गया, वो भी बहुत कम उम्र में मर गए। उसके बाद खासा चामराज को वहां का राजा बनाया गया। इसी बीच कृष्ण राजा टू की वाइफ महारानी लक्ष्मी आमड़ी देवी सीक्रेट बगावत स्टार्ट करती, जिसमें तिस्मिला राव उनके सहयोगी जो थे वो अंग्रेजों के संपर्क में रहने लगे। वैसे ही 1780 की शुरुआत में टीपू सुल्तान मैंगलोर की घेराबंदी में जब बिजी थे तो उनके विरोधियों द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी, जिसमें मैंडम आंगवार, वांछित पालेगार जैसे लोग मौजूद थे। लेकिन टीपू सुल्तान को जब पता चला तो उल्टे ही इन लोगों को मरवा दिया, पालेगार के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इसी को हिंदू मुस्लिम की एंगल से देखा जाने लगा था। लेकिन टीपू सुल्तान खुद इतना सेकुलर था कि वो मंदिरों में दान करता था, मंदिरों में जाया भी करता था। उसके पिता हैदर अली भी मंदिरों में जाया करते थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों से तीसरा एंग्लो मैसूर वार हारे और चौथा 1799 में हारे भी, शहीद भी हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अपने लोगों ने मुखबिरी की, गद्दारी की और अंदर ही अंदर अंग्रेजों से मिलकर साजिश रची। टीपू सुल्तान को शहीद होने के बाद अंग्रेजों ने माता लक्ष्मी के नेतृत्व में वायडियार परिवार को सत्ता वापस कर दी और उनसे राणा संधि करवाई, जिसमें मैसूर की रक्षा के नाम पर विदेश नीति के नाम पे उनसे खर्च लिया जाता था। जैसे नवाब देते थे, निजाम देते थे, सिंधिया देते थे। देश के कई सूबे जो अंग्रेजों के अंडर आते थे वो उन्हें खर्च दिया करते थे।